सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, कश्मीर में जुल्म सितम जारी है। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय फौज का कब्जा है और इस तमाम तर सूरत हाल में हर पाकिस्तानी गमगीन है। लेकिन ये कोई इतना बड़ा गम तो नहीं, ये इतना बड़ा गम नहीं कि इसके लिए आप ऐवान का मुश्तरका इजलास बुलाएं और आपकी काविशें भी मुश्तरका हों। ये ज़रूरी तो नहीं। इससे बड़ा गम है आपके अपने लीडर की गिरफ्तारी, मरियम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी। इससे बड़ा गम तो मुझे लगता है कि अभी किसी भी अपोजिशन के रहनुमाओं के लिए है ही नहीं, क्योंकि आज जो सूरत हाल हमने देखी ऐवान में भी और एहतसाब अदालत में भी, वो सूरत हाल ऐसी थी कि इससे लग रहा था कि हमारे अपोजिशन के वो रहनुमा जिनको लाखों वोट देते हैं और उनको ऐवानों तक पहुंचाते हैं, वो ऐवान, वो मुक़द्दस ऐवान जहां पर मुल्क कौम के फैसले किए जाते हैं, लेकिन उस ऐवान की जो मुक़द्दसपन है उसको यही हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे अजीम, हमारे इंतहाई ज़बरदस्त रहनुमा जिनको हम इतनी इज्जत देते हैं और उनको इन सीटों पर बिठाते हैं, वही पामाल करते हुए नज़र आते हैं। कभी वहाँ पर गालियाँ निकाली जाती हैं, कभी एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है, कभी ये कहा जाता है कि जमहूरियत को ख़तरा लाहक हो गया है। लेकिन जब बात आती है कश्मीर की, तो कश्मीर के लिए आवाज़ उतनी बुलंद नहीं होती। अगर बुलंद होती है तो मरियम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर। आज मरियम नवाज को जब एहतसाब अदालत में पेश किया गया तो हमने बड़े मनाज़िर देखे जहाँ पर नारेबाजी की गई, जहाँ पर वो नारे लगाए गए जो कि कुछ नारे शायद सुनवाए भी जा सकते हों। वहाँ पर जो मनाजिर हमने देखे नाजरीन, हमको दिखा भी रहे हैं कि उज़्मा बुखारी नारे लगाते हुए, एहतजाज करते हुए बेहोश भी हो गई, उनको पानी भी पिलाया गया। और मुझे फिर ऐसा महसूस हुआ कि शायद आजकल की सूरत हाल में कश्मीर से बड़ा गम यही है। इस पर हम ज़रा बात करेंगे। मरियम नवाज़ की अब जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया है। उनका 12 रोज़ का जिस्मानी रिमांड है जो कि मंजूर किया गया है। साथ ही साथ फरियाल तारपुर की अगर हम बात करें तो उनका जुडिशल रिमांड मंजूर किया गया है 19 अगस्त तक। पीजे मीर साहब सीनियर तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और लेकिन इससे पहले, इस खबर पर आने से पहले पीजे मीर साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा आज काबीना का इजलास भी हो रहा है, उस पर ज़रा मैं गुलाम मुर्तज़ा से बात कर लूँ। पहले गुलाम मुर्तज़ा, मुझे बताइएगा, काबीना का इजलास अभी भी जारी है, कब तक ये इजलास ख़त्म होगा, एजेंडा क्या था और कौन कौन से अहम फैसले आज के इजलास में लिए जा रहे हैं? जी, वफाकी काबीना का इजलास भी खत्म हो गया है और वफाकी काबीना ने भारत के साथ दो तरफा तजारत जो है मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी है और काबीना के इस फैसले पर FBR इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर में तरमीम का SRO जल्द जारी कर देगा। काबीना ने फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद के लिए कानून साजी की खुली मंजूरी दे दी है। नेशनल फर्टिलाइजर के CEO को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन 2019 की तश्कीलों की समरी मंजूर कर ली गई है। इराक के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की तकर्री की समरी भी मंजूर की गई है। कौमी पैदावार ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की समरी मंजूर कर ली गई है। पाकिस्तान और भारत की जो सालाना तजारत है उसका हजम 2 अरब 12 करोड़ 40 लाख डॉलर है और इसको पाकिस्तान की जो दरामदात हैं उसका हजम 1 अरब 80 करोड़ डॉलर है। तो इनमें जो तरतीब है वो दुरुस्त करने के लिए अभी उस वक्त तक तजारत बंद रहेगी जब तक नया कोई जो फैसला है वो नहीं कर लिया जाता। काबीना को एहसास प्रोग्राम से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई है जिसमें बताया गया है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दीगर जो कर्जा हसना के प्रोग्राम है और बैतुल माल के जरिए से गरीबों की फलाह के लिए जो काम किए जा रहे हैं उन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। और वफाकी काबीना ने अपने ही फैसलों पर अमल दरामद का जायजा आज लिया है और उसके ऊपर भी इज़हार तशक्कुर किया है कि बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, सिवाय तकरीबन कोई 60-65 फैसलों के बाकी तमाम फैसलों पर अमल दरामद हो चुका है। कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर में बड़ी इमारतों की तामीर के हवाले से शहरी हवाबाजी के महकमा ने ब्रीफिंग दी है और ये बताया है कि उन्हें किस हद तक जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो सूटेबल हैं और इनके लिए रूट्स भी डिफाइन करने होंगे। अभी आज जो सबसे अहम एजेंडा आइटम थी उसमें पाकिस्तान के अवाम के लिए मुफावदे आमा के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू करने के हवाले से तजावीज़ मांगी गई थी। तमाम वजारतों, डिवीजनों और मिनिस्टर्स को कहा गया था कि वो ऐसी तजावीज़ दें जिससे जनरल पब्लिक के लिए
जो अच्छे माहौल हैं वो पैदा किए जा सकें। तो उस हवाले से भी काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। जो मकबूजा कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने और इस मसले को सरे फहरिस्त रखने की हिकमत अमली है, उस पर भी बहुत ज़्यादा तबादला ख्याल हुआ है, बहुत ज़्यादा बात हुई है और तमाम जो हुकूमती तर्जमान हैं उन समेत गुजरा को हदायत की गई है तो वो मसला कश्मीर के इशू को सबसे अहम और बुलंद रखें और उसको आलमी सतह पर उठाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। इसी तनाजुर में जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने पार्लिमानी सफारतकारी में खासी वो तेजी लाए हैं और उन्होंने मलेशिया और तुर्की के जो स्पीकर हैं उनकी पार्लियामेंट के, उनसे उन्होंने बातचीत भी की और उन्हें बताया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, हमें आगाह कर रहे थे। काबीना का इजलास अब खत्म हो चुका है, ज़ाहिर इस पे अब से कुछ देर बाद एक ऑफिशियल ब्रीफिंग भी आ जाएगी, वो भी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। लेकिन आज प्रोग्राम के टॉपिक्स हैं उन पर हम बात करते हैं। पीजे मीर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। पीजे मीर साहब, जो मैंने इंट्रो में बात कही, क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे? ज़ाहिर है अपनों का गम तो बड़ा होता है, जब अपनों को गिरफ्तार किया जाता है तो ज़बान भी तल्ख होती है और लहजा भी बहुत ज़्यादा तल्ख हो जाता है। लेकिन क्या कश्मीर का गम इन लोगों को बड़ा नहीं लग रहा, जो इसी गम की बात गर्ज हमें आज पार्लियामेंट में भी और उसके बाहर भी सुनाई दी? कश्मीर का तो मुझे लगता है इनमें सीरियसनेस है ही नहीं है। जॉइंट रेजोल्यूशन में आप देख लें कि क्या आपने हाल देखा, किस किस्म की गुफ्तगू हुई एक दूसरे से। सेनेट में वो आपने देख लिया, फवाद चौधरी और मुशाहिदुल्लाह का आपने बेसिकली एक परफॉर्मेंस देख ली। उसके बाद आपका कोरम पूरा होता नहीं है, मरियम पकड़ी जाती हैं, सारे मरियम पे एहतजाज ले जाते हैं, कहते हैं कि ये ज़्यादा गमज़दा है इंस्टेड ऑफ कश्मीर। सो वेयर इज़ आवर नेशनल पर्सपेक्टिव? ये क्या, बिकॉज ये तो गवर्नमेंट इन वेटिंग है ना, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं समझता हूँ अगर आप इस सारे चीज़ को एनालाइज करें तो सुमैया उसमें एक चीज़ आती है कि आपका क्या ये राइट टाइमिंग थी कि आप मरियम को पकड़ लें? मरियम का ये एक ऑनगोइंग केस है, ये नया इंस्टीट्यूटेड केस नहीं है। इन्फॉर्मेशन आप पास सारी पड़ी हुई है, आपने बाकी लीडरशिप को भी पकड़ लिया है। क्या शायद खाकान अब्बासी, क्या इट वाज वो तो पहले ही कह रहे थे मुझे पकड़ लो, मैं रेडी हूँ ना। द क्वेश्चन अराइजेस कि इन द लाइट ऑफ योर डेवलपमेंट ये जो कश्मीर का इशू आया है, आपने एक एवेन्यू, एक डोर खोल दिया है फॉर द इंडियन सोशल मीडिया, फॉर द इंडियंस टू क्रिटिसाइज यू। आप बिल्कुल मरियम को कंस्ट्रेंट कर दें, हाउस अरेस्ट कर दें। लेकिन पीजे मीर साहब ये क्या बात हुई? ये कौन सा डिफेंड? तो मैं समझता हूं बिल्कुल ये कैसे डिफेंड किया जा सकता है? ये कैसे डिफेंड किया जा सकता है? ये तो एक केस है, गिरफ्तारियां भी होंगी ज़ाहिर, जिस तरह प्रोसीडिंग आगे चलेंगी। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि पार्लियामेंट में आप बजाय कश्मीर की बात करने के आप इस हवाले से बात करें और नारेबाजी करें और गालियां निकालें। I totally agree with you. ये तो सब्जेक्ट ही नहीं है पार्लियामेंट का, ये तो लॉ का सब्जेक्ट है, ये तो पार्लियामेंट पे आना ही नहीं चाहिए। बिकॉज यही मैं कह रहा हूं, क्योंकि ऑपोजिशन इस चीज का फायदा उठाती है। रॉन्ग और राइट वो फायदा इसका उठाएगी, शोर मचाएगी। जैसे आपने कहा पार्लियामेंट में ये शोर करेंगे बिकॉज इनके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन बाबा डोगर साहब। दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। और यही मैं कह रहा हूं, सही पॉइंट टेकन। मैं आती हूं आपकी जानिब, बड़े सवाल हैं जो आपसे करने। बाबा डोगर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पहले गुफ्तगू करते हैं। डोगर साहब, ज़ाहिर अलमिया है, ये हमारी कौम का अलमिया है कि उनको ऐसे ही हुक्मरान मिलते हैं जिनको अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए मजबूर होते हैं वो कि वो वोट भी इसी नाम पे ले रहे हैं। उसके बाद उनको फिर आवाम की भी फिक्र नहीं होती। लेकिन नेशनल इशूज़ पर भी ये लोग इकट्ठे नहीं होते। ये कितनी अफसोस की बात है कि कश्मीर जैसे मामले पर भी हमें हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर दिखाई नहीं दे रही है। सुमैया, ये जो पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया था, ये जो जॉइंट सेशन बुलाया गया था, ये सिर्फ कश्मीर इशू पर बुलाया गया था। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि पार्लियामेंट की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजोल्यूशन आनी चाहिए, पार्लियामेंट से एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ आनी चाहिए, कंसेंसस के साथ आवाज़ आनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम है, क्योंकि पार्लियामेंट 22 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेटिव अदारा है, ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां से 22 करोड़ अवाम की आवाज़ जो है वो सारी दुनिया में जानी थी। सारी दुनिया
पार्लियामेंट की तरफ देख रही थी कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वहाँ से क्या आवाज़ आती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्लियामेंट से क्या आवाज़ आई, हर कोई अपना अपना सौदा बेचता रहा कि हमारे दौर में ये किया था, हमने ये किया था। पीटीआई पीएमएलएन पे इल्जाम लगाती रही, पीएमएलएन पीटीआई पे इल्जाम लगाती रही। होना तो ये चाहिए था, लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से गवर्नमेंट जो है वो लीड लेगी और सारी पार्लियामेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी लाइंस वो गवर्नमेंट के पीछे खड़े होंगे और हम एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज दुनिया को देंगे। अब जहां तक मरियम का जो बिलावल साहब की तकरीर है कि जी ये खवातीन को पकड़ लिया, मुझे एक बात बताएं, खवातीन यहाँ पर उनकी बिलावल साहब की बहनें भी हैं, बिलावल साहब की और भी पुफी हैं, उनको तो नहीं अरेस्ट किया गया। आप खवातीन जो है जब आप खुद उनको पॉलिटिक्स में लेके आएंगे, खवातीन को बड़े बड़े बिजनेसेस में उनको शेयर होल्डर बनाएंगे, कंपनीज के डायरेक्टर बनाएंगे, फेक अकाउंट्स उनके नाम पर खोलेंगे, उसके बाद उनको पार्टी में ओहदे देंगे। मरियम नवाज जो है वो पॉलिटिक्स में है, वो पार्टी की ओहदेदार है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो रही हैं, बेताशा वो डिपार्टमेंट्स को लीड करती रही हैं। अब ये सारा कुछ करें, चौधरी शुगर मिल्स में वो शेयर होल्डर हैं, शमीम अख्तर शुगर मिल्स में वो शेयर होल्डर हैं, उसके बाद उनके अकाउंट में 7 अरब रुपया आया है। जब उनसे सवाल पूछा जाए, नैब ने 3 दफा इनको बुलाया, इनसे पूछे गए। यूसुफ अब्बास जो उनके भाई के बेटे हैं उनको बुलाया गया, यूसुफ अब्बास ने कहा जी ये सारा कुछ तो मरियम करती रही है, इनकी टीटीज लगती रही है। नैब को लीड जो दी थी वो यूसुफ अब्बास ने दी। मरियम को 5 सवालात पूछे गए, किसी एक का जवाब नहीं दे सकी, किसी एक का। फिर उनको क्वेश्चन दिया गया कि घर जाके इन सवालात के जवाब दे दें, कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। बाद में आपने अरेस्ट किया है। बिल्कुल सही। अरेस्ट क्या किया है, एक मिनट भैया, अरेस्ट क्या किया है? नैब का जो वहां पर चाइल्ड केयर उन्होंने बनाया हुआ है, डे केयर सेंटर बनाया हुआ है, वहां पर सारा एयर कंडीशनड है, बेहतरीन है। वहां पर एक तरह का वो हाउस अरेस्ट में है, ये कोई जेल में नहीं है, किसी लॉकअप में नहीं है, वहां पर वो कमरे हैं, वहां पर एक तरह का ये हाउस अरेस्ट है, ये कोई किसी इम्प्रिजनमेंट नहीं है, ये किसी भी लेवल पे। वहां पे बड़ा जबरदस्त वो बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वहां पर वो बैठी हुई है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आम आदमी को तो सहूलतें नहीं मिलती, यही तो हम सवाल करते हैं। तो फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है? होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। आपने पार्टी के ओहदे रखे, अगर आप पे करप्शन के एलिगेशंस हैं, अगर आपके बैंकों में अरबों रुपए आए हैं, अगर आपसे सवाल पूछा जाता तो जवाब दें। बिल्कुल ये क्या जवाब हुआ कि मुझे पता ही नहीं है? मुझे पता ही नहीं है, जवाब तो देना पड़ेगा और जवाब मांगा जाएगा। लेकिन बिल्कुल सही आपका पॉइंट आ गया। लेकिन पीजे मीर साहब मुझे ही बताइए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो होनी ही नहीं चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है। बिलावल साहब बात बहुत अच्छी करते हैं और मैं उनकी तकरीरों से बड़ी मुतासिर होती हूँ, लेकिन जब उनकी वालिदा जेल में रह सकती हैं और सजाएं भुगत सकती हैं, तो वाह मरियम नवाज अगर कोई केस है तो सज़ा भी भुगतेंगी, ट्रायल भी चलेगा, तफ्तीश भी होगी, और अगर नहीं है तो फिर बरी भी हो जाएंगी, छूट भी जाएंगी। इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है? बिल्कुल आपने सही कहा, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, कि नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो अपना, मैं समझता हूँ कि फ़ाइट किया है अगेंस्ट अगेंस्ट देयर पार्टी, जो कि सिचुएशन क्रिएट हुई थी, मैं कहता हूँ ये आउटस्टैंडिंग है। एंड आई थिंक बिलावल शुड टेक अ लेसन फ्रॉम दैट कि देखो, और आपने सही बात की, देखो इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर कोई भी है, अगर इसने कोई इर्रेगुलरिटी की है तो मैं समझता हूँ दे शुड बी आंसरेबल फॉर इट। वो कहते हैं ना सुमैया के व्हेन यू लिव बाय द स्वॉर्ड यू डाई बाय द स्वॉर्ड। तो फिर अगर आप हो इसके अंदर तो फिर ये मत, अब कंपैशन मत मांगो कि मेरे साथ ये हो गया तो मेरे साथ वो हो गया। डट के खड़े रहो, फेस करो चार्जेस एंड देन गेट ऑन विद इट। लेकिन अगर आप कहें मेरे साथ ओ भाई तुम्हारे साथ कोई भी हो, ABCDE, कोई भी शख्स हो, अगर उसके पास अगर उनको आप चार्ज कर रहे हो, आप पॉलिटिकल पार्टी को चार्ज नहीं कर रहे, ना पीपल्स पार्टी को, ना PMLN को, ना PTI को, आप इंडिविजुअल को कर रहे हो कि जिसने एक गलत काम किया है। हम उसको देखते नहीं है। जो अगर गवर्नमेंट का है वो जी गवर्नमेंट का, भाई गवर्नमेंट का नहीं है, वो एक क्रिमिनल है। अगर PPP का है, PMLN का है, वो क्रिमिनल है। आप उसको इसी तरह आप चलिए एक और एंगल पे डिस्कस करते हैं। मैं आपकी बात को बिल्कुल सही, जो आपने पहले बात की थी उसी एंगल से हम एक और एंगल से डिस्कस करते हैं। मीर साहब कहता कि हमें लोग ये ना कहें कि हम सिर्फ हम पार्टी को कोई पार्टी के नुमाइंदे बन गए, हरगिज़ हमारा मतलब नहीं है। हम दूसरा एंगल डिस्कस करते हैं। ऑपोजिशन कहती है जी ये कोई वक्त नहीं था कि गिरफ्तार कर लिया, क्यों नून लीग के सारे लोग गिरफ्तार हैं,
क्यों नवाज शरीफ, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खान अब्बासी, मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफ़ीक, हमजा शहबाज और दीगर सारे यही लोग अंदर क्यों हैं? क्यों अलीमा खान पर केस नहीं चलता? क्यों परवेज़ खटक को बुलाया नहीं जाता और दीगर लोग हैं? चले हम इस एंगल से भी डिस्कस कर लेते हैं, हम ये चीज़ भी देख लेते हैं। बात ये है जितने भी केसेस बने हैं, ये केसेस तो इमरान खान ने नहीं बनाए, ये केसेस तो PTI ने नहीं बनाए, पीपल्स पार्टी ने केसेस बनाए नून लीग पर, लेकिन उस वक्त एक मुआहिदा हुआ था कि ना तुम हमें छेड़ोगे ना हम तुम्हें छेड़ेंगे। तो अगर अब ये एक एहतसाब का अमल चल पड़ा है तो इसमें ये चीज़ क्यों आती है कि जी हमें पोलिटिसाइज किया जा रहा है, यहाँ पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है? देखें सुमैया, मुआहदा कोई नहीं था, ये भी एक प्रोपेगेंडा है कि PMLN और PPP का मुआहदा, एब्सोल्युटली नॉट, ये नहीं था, लेकिन लिहाज था। अच्छा। लिहाज क्यों था? क्योंकि दोनों एक ही आपके लो बोल में थे, तो लिहाज आ गया, किसी ने रहना था। अगर आप नहीं करते, आप एक, मैं समझता हूँ, एक पॉलिटिकल टर्मोइल ले आते। वो क्यों ले आते? क्योंकि आपको काफ़ी देर के बाद, आप कह लो कि जनरल मुशर्रफ के वक्त के बाद आप दोनों को एक चांस मिला, तो ये चांस वो गुमाना नहीं चाहते थे। आपने देखा कि इस पे इन्होंने आर्म फोर्सेस पे हम ईंट से ईंट टकरा देंगे तो फलाना कर देंगे, तो ये बड़े बड़े नारे हुए। उधर से नारे आते थे, मैं पेट फाड़ के पैसे निकाल लूँगा, ये सारे रिटोरिक्स थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट वॉज, आप कह लो कि ग्रेस सेविंग की सिचुएशन थी। देखें, आपने बिल्कुल अच्छी बात की है, ना मैं, ना आप, ना कोई, हम कोई किसी के ब्रीफ नहीं कैरी करते, बिल्कुल नहीं कैरी करते। मेरे तो सुमैया ये नवाज शरीफ और आप कह लो कि इमरान, ये तो मेरे बचपन के दोस्त थे, पर्सनल फ्रेंड्स ऑफ माइन, बट एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट कैरी एनीबॉडीज ब्रीफ। राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, सिंपल एज दैट। इसके अंदर हमने एक चीज देखनी है कि लॉ क्या कहता है। आपने सही कहा कि भाई ये केसेस तो पुराने इंस्टीट्यूटेड थे, अब ये इदारे जो हैं, इदारे रहते हैं, गवर्नमेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट्स जाती हैं, तो जो इदारा है, कईयों को आप कह लो कि वो कहते थे ब्रेक मार दो, इसको फाइल को छोड़ दो, इसको ये कर दो, वो कर दो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं शौकत अजीज साहब के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा था, एक कॉल आई अल्ताफ हुसैन की। अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि ये 4 मेंबर्स है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, आप इनको छोड़ दें। शौकत अजीज ने कहा आई एम सॉरी, ये तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, फिर आप इनको यूं करें, इनको ट्रांसफर कर दें। 45 मिनट्स अल्ताफ हुसैन स्पोक टू शौकत अजीज, ही डिड नॉट बज। इन द एंड जब उन्होंने कहा कि हम हुकूमत छोड़ देंगे, ये मैं आपको ऐसी न्यूज़ दे रहा हूँ, किसी को नहीं पता, क्योंकि सिर्फ मैं और शौकत अजीज थे कमरे में। उन्होंने कहा अच्छा हम फिर गवर्नमेंट छोड़ते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये करता हूँ मैं, इनको ये चेंज नहीं करता हूँ। इन्होंने अब्दुल्ला यूसुफ को, चेयरमैन FBR को कॉल किया। उन्होंने कहा कि आप इनको ट्रांसफर कर दें, लेकिन फाइलें इनकी खुली रखें आप। अच्छा, ये भी सिचुएशंस आ जाती हैं, अगले आपको ब्लैकमेल भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये फैक्ट चीज में आज आपको बताया, I've never said it, बट इस तरह की चीजें होती हैं, बिल्कुल these things happen in politics। लेकिन इसका नुकसान नुकसान किसको होता है? अवाम को। अवाम को होता है, रियासत को होता है। ये होना नहीं चाहिए। जो माजी में होता रहा, मुस्तकबिल में भी वही होता रहेगा। फिर तब्दीली किस चीज़ की? डोगर साहब बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा काम कर रही है, एहतसाब का अमल अच्छा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। लेकिन जब अपोजिशन ये कहती है कि एहतसाब सबके लिए का नारा लगाने वाली ये हुकूमत, ये तब्दीली गवर्नमेंट, इनका एहतसाब सबके लिए क्यों नहीं है, तो फिर हमें इस एंगल पे बात करनी चाहिए ना डोगर साहब। सुमैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है तो अकाउंटेबिलिटी होती अक्रॉस द बोर्ड है, यानी कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन के आपके अलायंस कौन है या अपोजिशन कौन है। नैब को अगर आप कहते हैं कि इंडिपेंडेंट अदारा है तो फिर उसको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, उसको हर एक को पकड़ना चाहिए। लेकिन PJ मीर साहब ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने बड़ी एक छोटी सी बात के साथ एक बहुत बड़ी बात कर दी कि किस तरह से उन पे प्राइम मिनिस्टर पे प्रेशर आया। तो खान साहब की भी गवर्नमेंट है, ऑफ कोर्स पंजाब में भी कोलिशन गवर्नमेंट है और सेंटर में भी कोलिशन गवर्नमेंट है, और उनकी अपनी भी मजबूरियां हैं। तो अकाउंटेबिलिटी हो सकता है वो करना चाहते भी हों लेकिन ना कर पा रहे हों, क्योंकि गवर्नमेंट भी चलानी है। ये तो नहीं है कि आप अपने अलाइज को नाराज करें और सुबह अपनी गवर्नमेंट भी तड़वा बैठे हो, गवर्नमेंट से बाहर आ जाएं। और फिर सेकेंडली बात यह है कि जिन्होंने 10 साल यहाँ का हुकूमत की, पंजाब में PMLN की 10 साल हुकूमत रही, सिंध में पाकिस्तान पे पार्टी की गवर्नमेंट रही, फेडरल गवर्नमेंट में दोनों ने 5-5 साल लगाए। तो जिन्होंने गवर्नमेंट में रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी तो उन्हीं की पहले होनी चाहिए, तो वो हो रही है। और दूसरी जो मजबूरियां हैं वो तो हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है ये जो बार बार कह रहे हैं कि अपोजिशन को विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनको दीवारों के साथ चुना जा रहा है,
यकीन जाने मैं खुद नैब ऑफिस में भी जाता रहता हूँ, उन लोगों से भी मिलता रहता हूँ। ये सारी जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर है, इसमें जो इनसे पूछा जा रहा है, इनमें से किसी एक का कोई जवाब नहीं है इनके पास। मरियम के पास ये जवाब नहीं है कि इनके अकाउंट में 7 अरब रुपया चौधरी शुगर मिल से कैसे आ गया। मरियम के पास ये जवाब नहीं है कि वो जो बाहर से 4 बंदे, 4 फॉरेनर जो थे, वो चौधरी शुगर मिल के शेयर होल्डर कैसे बन गए। उसके बाद उन्होंने जो शेयर होल्डर बनाया गया वो पैसा किसके जरिए पाकिस्तान आया। इसके साथ साथ SCCP में शेयर होल्डर्स को रिफ्लेक्ट क्यों नहीं किया गया। ये सारी जो चौधरी शुगर मिल या शमीम शुगर मिल जो थी, ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होती रही है, पैसा वाइट करने के लिए इस्तेमाल होती रही है। वो पैसा जो करप्शन से कमाया गया उसको ना से वाइट किया जाता था, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। ये एस्टेब्लिश हो चुका है। अब आप आ जाए शहबाज शरीफ की तरफ या हमजा शहबाज की तरफ, किसी एक सवाल का आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूं कि हमजा शहबाज ने नैब के किसी एक सवाल का जवाब नहीं दिया। या वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब को पता होगा, या वो कहते हैं कि मेरे भाई सुलेमान को पता होगा, या वो कहते हैं कि आप लंदन जाएं और मेरी वालिदा और बहनों से बात कर लें। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब मैं एक सवाल कर लूं, ज़ाहिर मुझे ब्रेक पर जाना है। अब ज़ाहिर रैबर कमेटी जो कि बनी थी जिस चीज़ के लिए, वो तो कुछ नहीं हो पाया। अलबत्ता ये रैबर कमेटी अभी तक है और ये ईद के बाद अब दोबारा से एहतजाज का प्लान बना रही है और ये भी कहा गया है कि KPC बुलाई जाए ईद के बाद और तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर बैठें और ये प्लान करें कि किस तरीके से एहतजाज किया जाएगा। मीर साहब कुछ नज़र आ रहे हैं आपको, कोई एहतजाज, कोई ऐसा धरना, कोई ऐसी तहरीक नज़र आ रही है आपको ईद के बाद? अच्छा मैं आती हूँ, डोगर साहब आप बताएं, आप सवाल का जवाब दें कि आपको नज़र आ रही है कोई तहरीक, कोई एहतजाज? मुझे तो समैया बिल्कुल कतई नज़र नहीं आ रही। आप पहले रैबर कमेटी का हाल देख लें, जो पहले हाल हुआ है वो आप देख लें कि जो इन्होंने डिसीजन लिए उस पर कितनी हद तक इम्प्लीमेंटेशन हुई है। सेनेट के हवाले से देख लें कि सेनेट में ये नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आए और नो कॉन्फिडेंस मूव आपके सामने बुरी तरह से पिट गई। तो आगे भी जो हालात हैं वो ऐसे ही होंगे। हर पार्टी जो है वो अपने लिए, मगर पीओ पार्टी जो है वो सरदारी साहब के लिए नरम गोशा ढूंढ रही है। नून लीग जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए नरम गोशा ढूंढ रही है। ये पार्टी अपने अपने मफाद के लिए काम कर रही है, सियासत की जाती है। ब्रेक में ले लूं और ब्रेक पर जाने से पहले नाज़रीन आपको बता दूं, अकरम खान दुरानी साहब आज उन्होंने ये कहा कि कश्मीरी भाइयों को हम ये बताते हैं कि कश्मीर के मामले पर अपोजिशन हुकूमत से 10 कदम आगे होगी। बिल्कुल सही कहा, 10 कदम तो आप लोग आगे हैं, उनका गम तो आप भूल गए, अपना गम आप गा रहे हैं क्योंकि आपका गम तो सब चीज़ों से बड़ा है। ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ कराची में मौसम की जो सूरत हाल तब्दील हो रही है इस पर बात करें। वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम के हिस्से में हम कुछ बात करेंगे मॉनसून का नया सिस्टम जो कराची में दाखिल हो चुका है और जो ये सिस्टम दाखिल हुआ है, पिछली बार जो बारिश हुई थी जो कि 2 रोज़ तक जारी रही थी, जिसके दौरान यहाँ 24 से 36 घंटे का था, लेकिन ये नया सिस्टम जो दाखिल हो चुका है इसमें बारिश 36 से 40 घंटे तक मुसलसल तेज़ बारिश हो सकती है और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जो पहले बारिश हुई थी उसमें के इलेक्ट्रिक के नाक़िस इंतज़ामात की बाइस 22 हलाकतें हुई थी, जिसमें कई मासूम बच्चे भी शामिल थे। अभी तक के इलेक्ट्रिक का कोई वाज़ेह हिकमत अमली, कोई इंतज़ामात सामने नहीं आए हैं, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आप लोगों को करनी है इस बारिश के मौसम में। अपनी मदद आपके तहत आपने खम्भों से बचना है, बिजली की तारों से बचना है, डंडी या कोई छड़ी लेकर अपने साथ चलना है और क्या क्या एहतियाती तदाबीर आप लोग कर सकते हैं, इसके लिए एक रिपोर्ट मुरतब की गई है। आइए पहले वो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। जी नाज़रीन, वो तमाम तर प्रिकॉशंस हैं जो कि आप लोगों को अपनानी हैं, क्योंकि कोई और इंतज़ाम आपके लिए शायद ना करे, लेकिन आपने अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ये तमाम तर प्रिकॉशंस लेनी हैं, ये एहतियाती तदाबीर उठानी हैं ताकि अपने बच्चों की और अपनी जानों की हिफाजत आप लोग कर पाएँ। क्योंकि ज़ाहिर है ये सिस्टम दाखिल हो गया है कराची में, ये सिस्टम रहेगा जो कि 36 और से लेकर 40 घंटे तक जारी रहेगा। DG मैट हमारे साथ हैं, सरदार साहब, उनसे सरफराज साहब माफ़ कीजिएगा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सरफराज साहब, ये जो सिस्टम दाखिल हुआ है मॉनसून का नया सिस्टम, क्या ये पिछले सिस्टम से ज़्यादा हैवी है और ये कितने घंटे बारिश बरसाएगा?
जी, पहली वजाहत ये कि मैं डीजी नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। डीजी हमारे इस्लामाबाद में बैठते हैं। ओके जी, सही ये है। सिस्टम भी तकरीबन वैसा ही उतनी ही स्ट्रेंथ का है जितना पहले था। ठीक है। और जी अभी तो ये डिप्रेशन की सूरत में इंडिया के इलाकों में मौजूद है। ईस्ट राजस्थान और वेस्ट मध्य प्रदेश उनका इलाका है जो वहाँ पर। जी। तो आज रात ये हमारे ईस्टर्न सिंध में इसका असर आना शुरू हो जाएगा। और कल कराची में, आज तो खैर लाइट रेन है, कोई इतनी नहीं है। रात में कोई कई मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। अलबत्ता कल दोपहर के बाद हैवी रेन के चांसेस हैं। और कल दोपहर के बाद फिर रात को, फिर परसों 11 तारीख को। तो सरदार साहब, ये बारिश कब तक होती रहेगी? जिस तरह आप बता रहे हैं कि कल से आपको कोई तेज बारिश मिल सकती है, तो ये बारिश का सिस्टम कब तक रहेगा कराची में? जी, कल से मैंने कहा कि तेज बारिश शुरू होगी और ये 10 तारीख, 11 तारीख और 11 तारीख की, ये 12 तारीख की सुबह या दोपहर तक जा सकता है सिलसिला। जी अच्छा, कराची के अलावा सिंध के और कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये मॉनसून का सिस्टम बारिश बरसाएगा? देखें, पूरे सिंध में ही तकरीबन हो जाएगा, बल्कि ईस्ट बलोचिस्तान के जो अजला हैं उनमें भी बारिश होगी इस सिस्टम की वजह से। तो बिलखुसूस सेंट्रल सिंध और नीचे का जो ज़ेहरी सिंध है, इसके तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में तेज़ बारिश होगी। पारकर से लेके मीरपुर खास, बदीन, ठट्ठा और मीरपुर खास, आगे हैदराबाद और कराची समेत। तो कराची में क्या अर्बन फ्लड का भी खतरा है? अर्बन फ्लड का खतरा इस तरह से हो सकता है कि देखें, थोड़े वक्त में अगर ज्यादा बारिश पड़ जाए जैसा कि होता है, तो उतना पानी निकासी उसकी नहीं हो पाती उसी टाइम से। तो जब ऊपर से गिरने वाली बारिश ज्यादा हो और नीचे से पानी निकास ना हो, तो जाहिर है अर्बन फ्लडिंग रहती है, जैसे कि पिछले स्पेल में हुआ। इस स्पेल में भी खदशा है, खदशा है। अच्छा सरफराज साहब, पिछला अगर हम देखें कि पिछले जो मानसून आते रहे, उस मानसून से क्या ये सिस्टम ज़्यादा होगा या फिर उससे कम होगा, अगर हम कंपैरिजन में बात करें? नहीं, इससे बहुत स्ट्रांग सिस्टम भी आए हैं कराची में, कोई इतना वो नहीं है। 2017 में बहुत स्ट्रांग सिस्टम आया था इसी तरह से। ठीक है। लेकिन ये कि ये दूसरा स्पेल है, पहले स्पेल ने भी असल में कराची को काफी वो कर दिया, पानी खड़ा हो गया जगह जगह, और अभी तक कई जगहों से शायद नहीं निकला। या उसी सिस्टम की बात कर रही हूँ सरफराज साहब। ये सिस्टम था जिसमें 36 घंटे मुसलसल बारिश होती रही, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, उससे स्ट्रॉन्ग सिस्टम आ गया है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि उतना ही स्ट्रांग सिस्टम है, यानी उतनी बारिश तो बिल्कुल उसी की तवक्को हम कर सकते हैं कि उतनी बारिश हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, डायरेक्टर मैट हमारे साथ मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू भी है। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की पीजे मीर साहब, ये तो वही बातें हैं जो हम हर दफ़ा करते हैं कि मॉनसून का सिस्टम आ रहा है, ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, ये इंतजामात होने चाहिए, लेकिन जब अमलन बात आती है तो अमलन कुछ नज़र नहीं आता हमें, ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। फिर बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, मॉनसून यहाँ सदियों से आ रहा है, सदियों से इधर आ रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि राइट फ्रॉम अप नॉर्थ इधर तक आप कह लो कि ये मॉनसून का सीज़न आता है। अब इस सीज़न के अंदर हमारे पास क्या वो आला मौजूद हैं कि जिनको हम प्रिडिक्ट कर दें कि जी अगले 7 दिन में आपका वेदर इस तरह होगा, अगले 14 दिन में? दुनिया में ये पता क्या करते हैं मेट वाले, ये टीवी लेते हैं इंटरनेशनल, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके कहते हैं ये हो रहा है। इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये इनका कसूर नहीं है, ये हुकूमत का कसूर है जो इनको प्रोवाइड करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ताकि हर एक को पता चले। अगले आपको कहीं भी चले जाए दुनिया के अंदर आपको पता चल जाता है। अच्छा, दूसरी साइड पे आप आते हैं, ये जो मॉनसून, फिर हम कहते हैं जी कि ये आपकी रोडें फ्लड हो गई हैं। अभी वो आपने जो छोटा एक क्लिप दिखाया जिसमें जी तारों से बचे, ये प्रिवेंशन नहीं करनी चाहिए, हमें इसका क्योर ढूंढना चाहिए। देखें, हम क्योर पे नहीं जाते, हम प्रिवेंशन पे जाते हैं। भाई ये तारे क्यों हैं ऊपर? तारे इसलिए हैं, लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। आपका लॉक किधर है? आपके लोग कहाँ हैं? पकड़ने वाले कहाँ हैं? अब फिर जब तूफान आता है, नहीं जी उससे बच के रहे, उससे बच के रहे, दिस इज अ फेलियर। सेकंड, उसके बाद पानी की बात करते हैं। ये सारा पानी रोड पे क्यों आता है? इसके जिम्मेदार हुकूमत नहीं है, इसके जिम्मेदार आप और मैं। क्यों? क्योंकि हमने कोई प्लास्टिक पकड़ा, रोड पे फेंक दिया, खाना खाया, लिफाफे फेंक दिए, वो इवेंचुअली गटर बंद हो गए। गटर बंद होते हैं, पानी रोड पे आ जाता है। हम ब्लेम किसको करते हैं? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। हाँ, गवर्नमेंट इज टू बी ब्लेम्ड, या आपका ये जो डिपार्टमेंट है, म्यूनिसिपल कमेटीज, इनको आप ब्लेम करो कि अगर इनकी क्लीनलीनेस नहीं है, ये इमीडिएटली इसको उठाते नहीं है। लेकिन यही तो सवाल मैं आपसे करने लगी थी मीर साहब, नालों की सफाई आ जाती है ना, फिर कई सालों से नालों की सफाई हो नहीं पाई, फंड्स भी दिए जाते हैं, वो फंड्स
फंड्स कहाँ जाते हैं कुछ नहीं मालूम होता। अभी जो कैंपेन चल रही है अभी ये बीच में है, ये जो क्लीन मुहिम है ये बीच में है और अभी नालों की सफाई हो रही है। कल अगर बारिश बरस जाती है तो क्या होगा, हम थोड़ा सा एक इमेजिनेशन तो कर सकते हैं क्या होगा क्या फिर। सबसे पहला आपने जो अभी सवाल किया ना क्या होगा, अभी होगा कि गंदा पानी अनट्रीटेड पानी समुद्र में जाएगा, वहां से मछलियां पकड़ के लाएंगे, कंटामिनेटेड मछलियां, मरकरी मछलियों के अंदर, वो आप खाएंगे। आगे क्या होगा, टू योर क्वेश्चन, आगे आप लोगों को कैंसर होगा, पूरे पाकिस्तान को कैंसर हो जाएगा और बीमारियां पड़ जाएंगी। गद्दी मछली, आप 1 मील बैरियर उधर जो क्लिफ आ रही है उसके नीचे जाके देखें, कराची का सबसे गंद उधर पड़ा हुआ समुद्र के नीचे। वो क्यों है, क्योंकि हम अनट्रीटेड वाटर भेज रहे हैं पाकिस्तान का। आप सब, इतनी दुनिया बीचेस के ऊपर पैसे कमाती हैं, आप जाएं बीच के ऊपर इतनी स्मेल होती है, यू कांट स्टे ऑन दैट बीच। सो मुझे बताइए, ये ओवरऑल फेलियर है। हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं, ये है वो है, व्हाट शुड आई बी प्राउड ऑफ? आज माई सैनिटेशन, आपका कराची जो कि वो कहते हैं ना बत्तियों का शहर, कॉस्मोपॉलिटन सिटी, एक हब था, पूरी दुनिया इधर आती थी। क्यों है? इसलिए कि आपने अपने सैनिटेशन ही ठीक नहीं किया हुआ, आपकी गटरिंग ही ठीक नहीं है, सीवेज सिस्टम अनट्रीटेड है, खराब। पीपल्स पार्टी को हम लोग बुरा कहते हैं, हम कहते हैं इसको कौन करेगा? देखिए, पीपल्स पार्टी को हम बुरा कहते हैं, 10 साल उन्होंने हुकूमत की, क्या किया, क्या हाल है कराची का, क्या हाल है सिंध का, लेकिन उनको बुरा कहना नहीं चाहिए क्योंकि हम ही लोग हैं ना, इन्होंने इनको बार बार वोट दिया, बार बार वोट दे के हम उनको लेकर आते हैं कि आइए सिंध का और बेड़ा गर्क कीजिए। तो फिर गलत तो पीपल्स पार्टी नहीं है, वोट तो फिर दोबारा देती है आवाम उनको। अफसोस से मैं कह रहा हूं, आपने ये सही बात की है, बिल्कुल सही बात की है। जैसे लोग वैसे लीडर। द क्वेश्चन इज कि यार चलो ये तो जो गलतियां कर जाएं आप इनको दोबारा इलेक्ट ना करो। यार आप लोग तो एक आज़ाद एक कौम हो, आज़ाद लोग हो, आपके पास पाकिस्तान है जिसके हम फख्र से कहते हैं भाई आपकी भी तो कोई सिविक कम्युनिटीज़ की सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेयर इज़ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप आज देखें, मैंने ऑनेस्टली सुमैया, मैंने कराची से लेके पेशावर तक ये माओं को देखा है कि बच्चे फेंक रहे हैं रोड के ऊपर, गंदा नीचे कर रहे हैं, एंड दे डोंट टेल द चिल्ड्रन। सबसे पहली एजुकेशन घर पे आती है। ये जो आपने डॉक्यूमेंट्री से छोटी सी बनाई है ना, आप और बनाएं, लोगों को अवेयरनेस दें, इन वालदैन को आप एजुकेट करें। सबसे पहली एजुकेशन घर से है कि आप इनको कहो ना करो। खुदा की कसम आप ना करोगे, कराची क्या पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। अब एक प्लास्टिक का एक लॉ आ रहा है जो इस्लामाबाद भी इम्प्लीमेंट 14 अगस्त से हो रहा है कि इंटायर प्लास्टिक का जो बैग्स हैं वो सब बैन हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। अच्छा, आप जाते जाते थोड़ा के इलेक्ट्रिक पे बात कर लें। के इलेक्ट्रिक की तो बेइज्जती की इंतहा है। अभी 22 लोग मर गए के इलेक्ट्रिक के नाकिस इंतजामात की वजह से। हालिया बारिशें हुई, अभी भी कोई हिकमत अमली नहीं आई है। मासूम बच्चों की जानें चली गई, मुकदमा दर्ज हो गया, सबने गालियाँ भी निकालनी, सबने के इलेक्ट्रिक को बुरा भला भी कह लिया। लेकिन के इलेक्ट्रिक तो वो भैंस है जिसके आगे बीन बजाते रहो और उस पर कोई असर नहीं होता। कोई है पूछने वाला के इलेक्ट्रिक को? बिल्कुल कोई नहीं पूछने वाला है। एक तो हम बिजली की कदर नहीं करते हैं और ऊपर से ये जो आपने जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाया है ये बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल है। आपको समैया बताऊं, मैंने कई चैनल्स देखे हैं कि जो आते हैं वो तारें नहीं होती दो, उनको बीच में लगाते हैं। दे कैन बी शॉर्ट सर्किटेड, आपका कैमरे उड़ सकते हैं, आपकी जो इक्विपमेंट है वो ख़राब हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी is a great servant as long as you respect it. Electricity, जिस तरह आपने कहा, ये आपको मार भी सकती है, लेकिन मारती क्यों है? क्योंकि जिन आपने के इलेक्ट्रिक के लोगों की बात की है, ग्रिड अनप्रोटेक्टेड, ये जो इलेक्ट्रिक पोल्स अनप्रोटेक्टेड, बच्चे खेल रहे हैं अनप्रोटेक्टेड, तो इसके जिम्मेदार कौन है? मैं तो कहूँगा ये जो आपने सवाल उठाया कि ये जो के इलेक्ट्रिक के लोग हैं, अगर तो कोई हादसा होता है सबसे पहले आप इसके चेयरमैन को सू करो, इसके डायरेक्टर्स को सू करो फॉर नेग्लिजेंस, बिकॉज ये नेग्लिजेंस होती है। मैं आपको बताऊं, आप एक फुटपाथ पे चलेंगे ना कहीं बाहर और आपको एक ठिब्बी लगेगी, आप गिरेंगे, आप लोकल बरो काउंसिल को सू कर सकते हैं
and they will compensate कर तो बहुत कुछ सकते हैं मीर साहब, बहुत बिल्कुल आपने बहुत प्यारी बात की है, कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन करता कौन है, यही सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका और बड़ी अच्छी गुफ्तगू तो रही। इस गुफ्तगू का हासिल जब होगा जब वाक़तन अमलन कुछ होना शुरू होगा, जब कोई बच्चा खुदा ना खास्ता जान से जाएगा तो वाकई पूरी रियासत हिल जाएगी। ये जब होगा जब हमें एहसास होगा और एहसास ही करने की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि बारिश वाकई हमारे लिए रहमत ही रहे, जहमत ना बने। इसी दुआ के साथ इंशाअल्लाह आपसे होगी अब ईद के स्पेशल शो में मुलाकात, स्पेशल गेस्ट के साथ हम होंगे और हमें ईद के रोज़ तमाम लोगों का ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।